नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश का बहुचर्चित हनी ट्रैप केस एक बार फिर सुर्खियों में। रसूखदारों, सफेद पोशों में फिर हलचल है। वजह हनी ट्रैप मामले में आरोपियों के पास से जो सीडी और अश्लील वीडियो मिले थे वो असली पाए गए। ICFSL हैदराबाद की जांच रिपोर्ट में इन सीडीज पर मुहर लगी है, इन्हें पाया गया और इसके बाद अब जांच तेज होगी, ये उम्मीद की जा रही। साथ ही कई सफेदपोश नेता, अफसर, मंत्रियों के करीबी, उद्योगपतियों के नाम सामने आ सकते हैं, खुलासा हो सकता है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मीडिया ट्रायल पर लगी रोक अब भी बरकरार है, लेकिन सीडी वाले सबूत को लेकर सियासत इस पर जरूर तेज है। मध्य प्रदेश का हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वही हनी ट्रैप केस जिसकी गूंज ने प्रदेश में सफेद पोशों की नींद उड़ा दी थी। दरअसल हनी ट्रैप मामले में FSL हैदराबाद की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के पास से बरामद सीडी और अश्लील वीडियोस असली हैं। इनके साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की गई। मामले की जांच कर रही SIT अब इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करेगी। SIT जब हाईकोर्ट चली गई और SIT ने हाईकोर्ट में अपील की तो कोई भी दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को दिए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है। तो वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज किसी भी आरोपी को न्यायालय में कहीं उपलब्ध नहीं है। न्यायालय में उपलब्ध है सुरक्षित रूप से, किसी व्यक्ति को कॉपी नहीं दी गई है, न ही उसकी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सूत्रों के मुताबिक अश्लील सीडी में कई बड़े IAS, IPS, राजनेताओं और उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सीडी में कई मंत्रियों के स्टाफ और करीबियों के वीडियो भी हैं। सीडी में मौजूद वीडियो के आधार पर ऐसे रसूखदारों से पूछताछ हो सकती है। जाहिर है हनी ट्रैप केस की जांच में पुलिस ने खुलासा किया था कि मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन और श्वेता स्वप्निल जैन हनी ट्रैप के जरिए रसूखदारों को फंसाने के लिए कॉलेज की छात्राओं का इस्तेमाल करती थी। सीडी की जांच रिपोर्ट आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है, क्योंकि कोर्ट की निगरानी में है। ये आज जो सब चीज़ें बची हुई हैं उसकी वजह है कि ये हाई कोर्ट की निगरानी में है। तो मैं सोचता हूँ हाई कोर्ट की निगरानी में जो भी लोग इसमें आते हैं, इन्वॉल्व हैं, उन सब पे शासन को कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से पूरा मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है कि इस पूरे मामले में तेज गति आना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के 15 महीने के शासन में इस पूरे मामले को, हनी ट्रैप को जो है मनी अर्जित करने के लिए, मनी का ट्रैप करने के लिए एक साधन बनाया गया था, इस पूरे मामले का भांडाफोड़ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जो भी सत्य है वो दूध का दूध, पानी के पानी की तरह सामने आएगा। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले का खुलासा तकरीबन 1 साल पहले हुआ था, जिसमें 19 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर पलासिया थाने में धोखाधड़ी और ब्लैकमेल की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इंदौर पुलिस ने गिरोह में शामिल 5 महिलाओं और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। इनमें मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन और श्वेता स्वप्निल जैन पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। दोनों फिलहाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। हनी ट्रैप के इस मामले में नेताओं और अधिकारियों का नाम सामने आने के बाद जांच के लिए एक SIT बना दी गई। मामले में कई आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अपील भी की, लेकिन मामला गंभीर होने के चलते एक भी महिला आरोपी को जमानत नहीं मिल पाई। बहरहाल आरोपियों से मिली सीडी के सही साबित होने के बाद प्रदेश के कई राजनेताओं और अफसरों की नींद एक बार फिर उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस पूरे मामले की संजीदगी इस बात से भी समझी जा सकती है कि ये मामला इतना बड़ा और सफेद पोशों से जुड़ा हुआ है कि इस पूरे मामले में कोरोना काल में भी लगातार अपील के बावजूद जो आरोपी हैं उनको जमानत नहीं दी गई। इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई सारे आरोप दोनों तरफों से लगाए गए, लेकिन सच क्या है, क्या अब इस के बाद सामने आ पाएगा? ये जो सीडी सही पाई गई है, इसका क्या असर पड़ेगा? इससे उन नामों, उन चेहरों और उनकी हरकतों पर क्या आगे जाकर के खुलासा हो पाएगा? ये सारा आज हमारी चर्चा का विषय है। कौन इसमें शामिल है, कितने शामिल हैं? इसमें मीडिया ट्रायल पर भले ही रोक है, लेकिन इन सब के बावजूद इस पर सियासत जो चरम पर दिखाई पड़ती है, इन सब के बीच लोग चाहते हैं कि सच सामने आए। इस वक्त हमारे साथ में 2 बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र पैगवार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नमस्कार, स्वागत है आपका। और धर्मेंद्र गुर्जर साहब हैं, वकील साहब, हमारे साथ में जुड़े हैं।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। चूंकि इस पूरे मामले में सबसे पहले कानूनी पक्ष को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। धर्मेंद्र गुर्जर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये जिस तरह से सीडी को सच पाया गया एफएसएल में, इसका क्या असर पड़ेगा केस पर, इसका क्या असर पड़ेगा आरोपों पर? सर, पूरी तरह से परिस्थिति वर्तमान में ये है कि न्यायपालिका में हमने सबसे पहले आवेदन दिया था लॉकडाउन में कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो सारे आरोपी गणों को उपलब्ध कराए जाएं। आरोपी गण को जब तक, क्योंकि 207 सीआरपीसी में प्रोविज़न है सर कि किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई भी आरोप लगाया जाता है उसे उस संबंधित समस्त दस्तावेज दिए जाना आवश्यक होते हैं। उसके बिना प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत फॉलो नहीं होता कि उस व्यक्ति को पूर्णतः सुना जाएगा जिसके खिलाफ कोई भी आरोप लगते हैं। तो जब हमने आवेदन दिया तो न्यायपालिका में विशेष न्यायाधीश महोदय रेणुका कंचन ने आदेश दिया एसआईटी को कि समस्त इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कॉपी दी जाए। जब उन्होंने कॉपी नहीं दी तो शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए न्यायालय की, तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस न्यायालय में आए। ये हम ही ने मांग की थी क्योंकि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण हमें आरोपी बनाया गया था। परंतु चूंकि एक सिंडिकेट है पूरा मामले में, आईएएस आईपीएस और राजनेता मिल करके, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं श्रीमान, अपना राज ना खुल जाए, इसलिए आज तक भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक भी फरियादी जो अपने आप को पीड़ित बताए हरभजन सिंह के अलावा पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। यदि हम आरोपी हैं, यदि हमने किसी को बेचा खरीदा है तो एक और आरोपी होना चाहिए ना कहीं और। गुर्जर साहब, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है आपसे, और फिर सवाल है कि ये जो कदम उठा है, जो बातें आप कह रहे हैं, ये सारे तथ्य आरोपियों की तरफ से पहले भी सामने आते रहे हैं और हम कोई भी निर्णय या कोई भी पक्ष या कोई एक तरफा राय कायम करके नहीं बैठे। सिंपल सी बात है, आप कानून को समझते हैं। अब जब एफएसएल ने इनको सही पा लिया, मतलब इसके अंदर के कंटेंट को जहां तक हम समझ पा रहे हैं उसे सच पाया है, उसे बिना फैब्रिकेटेड, बिना किसी छेड़खानी का पाया, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या अब इसके आगे कानून सम्मत चीजें हो पाएंगी? इसका असर ये है कि अब तय इसका असर ये होगा कि अब ये तय होना है कि जो लोग इस वीडियो में दिखाई देंगे या दिखाई देने वाले हैं वो अपनी सहमति से उस वीडियो में गए थे या किसी और परिस्थिति में गए थे, और कौन कौन है उस वीडियो में। जब ये बातें खुलासा होगी, जो उसकी कॉपी हमें दी जाएगी। अभी एफएसएल की रिपोर्ट, सबसे बड़ी बात कि मीडिया के पास जा रही है, न्यायालय में नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले उस एफएसएल की रिपोर्ट को न्यायालय में जाना चाहिए और उसकी कॉपी हमें दी जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने एक प्रश्न और पक्ष रखा है, आपने एक प्रश्न और पक्ष रखा है, ये आपकी बात है। लेकिन अब ये सच साबित होने के बाद इसमें तेजी आएगी, ये कयास भी है, ये उम्मीद भी है। धर्मेंद्र पैगवार साहब से सवाल है। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अभी हमने बार बार सवाल पूछा कि इसका क्या आगे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप भी लगातार इस तरह के केसेस को और इसमें जितने आरोप हैं और जितने पक्षों को आरोपी बनाने की बातें कही, उन पर क्या असर पड़ेगा? बयान तो अभी से शुरू हो गए, आरोप फिर शुरू हो गए। पैगवार साहब, देखिए, निश्चित तौर पर जो सीडी इनके पास से बरामद हुई या पेन ड्राइव बरामद हुई, उनको एफएसएल ने सही पाया है। ये माना है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है या कोई अलग से क्लिपिंग नहीं जोड़ी गई है। इनके पास से कुछ हार्ड डिस्क भी बरामद हुई थी। तो इससे ये बात साबित होती है कि इन महिलाओं ने और मध्य प्रदेश के कुछ अफसरों और राजनेताओं ने, जो बल्लभ भवन में भी बैठे, ऐसे लोगों ने बहुत गंदा खेल खेला और इस मध्य प्रदेश की जनता का जो पैसा था वो व्यभिचार के चक्कर में अफसरों ने, नेताओं ने इन महिलाओं के एनजीओ को और इन महिलाओं को वो तरह तरह से उपकृत करके उस पैसे की बर्बादी की है। और ऐसे लोग, वह किसी भी राजनीतिक दल के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, अफसर हों, उनके नाम सामने आने चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता और पत्रकार और मीडिया सब ये चाहते हैं कि वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो बल्लभ भवन में बैठे हैं, उनके नाम सामने आए, वे कानूनी दावपेच में नहीं उलझे। जैसे कि अभी वकील साहब कह रहे थे, धर्मेंद्र गुर्जर जी बचाव पक्ष के वकील हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने इनके जो लोग हैं,
जो महिलाएं जो आरोपी हैं और जिन उनकी तरफ से वकालत कर रहे हैं, तो ये अपनी बात कह रहे हैं कि ये मीडिया में नहीं आना चाहिए था, ये पहले अदालत में जाना चाहिए था, ये लोग पहले ही मीडिया ट्रायल पर रोक लगवा चुके हैं। तो देखिए, भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने देखा है, IBC 24 पर देखा है कि पिछले कुछ सालों में 5, 7, 10 सालों में इन महिलाओं ने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरह का खेल मध्य प्रदेश में खेला है। और जो लोगों का हक था, जो राशि ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में आम गरीब तक पहुंचनी चाहिए थी, वो इनके NGOs को मिली, करोड़ों रुपए की राशि। और आप इन महिलाओं का लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, इनके पास बहुत महंगी महंगी कारें कहाँ से आई। ये कोई धन्ना सेठों की पत्नियां नहीं थी। देखिए, जो कारें बरामद हुई वे कहाँ से आई थी? मर्सिडीज मिली इन लोगों के पास से, और बहुत महंगी महंगी कारें मिली। इनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो मैंने बहुत करीब से देखा। भाजपा में इनकी कैसे एंट्री थी, कांग्रेस में इनकी कैसे एंट्री थी, बल्लभ भवन में बिना किसी पास के, यदि कोई पत्रकार किसी अधिकारी से कवरेज के लिए मिलना चाहे तो उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये महिलाएं, इन महिलाओं की शाम को 7 बजे भी जब बल्लभ भवन बंद हो जाता तब भी इनकी एंट्री थी। तो वो अफसर कौन थे और वे अफसर किस राजनेता के खास थे, या उनकी पोस्टिंग किसने की, या वो सरकारों से ज़्यादा, मतलब सरकारों से ज़्यादा उन अफसरों की कैसे चलती थी। ये सब बातें सामने आनी चाहिए। और लोग, इस मध्य प्रदेश की जनता उन लोगों को सामने देखना चाहती है कि वे व्यभिचारी लोग कौन है। और इसमें इसी वक्त ये बात आई थी कि मध्य प्रदेश के इनकम टैक्स के एक बड़े अफसर ने उस टाइम फेसबुक पर लिखा था कि इस मामले में इनकम टैक्स भी कार्रवाई करेगी। अब ये देखना है कि इनकम टैक्स पर किसका दबाव है, कि वो कौन लोग हैं कि इनकम टैक्स पर भी दबाव बनाए हुए हैं कि आज तक इनकम टैक्स ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की कि इन महिलाओं के पास या इन महिलाओं से जुड़े लोगों के पास पिछले कुछ सालों में अचानक इतनी धनराशि कैसे आई कि भोपाल में आलीशान मकान, आलीशान में बहुत महंगी कारें कैसे आई। ये महिला कैसे दिल्ली बॉम्बे में 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार होटलों में जाती थी, कैसे बहुत महंगे महंगे 2-2 लाख रुपए के फ़ोन रखती थी। ये सब बातें सामने आना चाहिए। और सिर्फ इन महिलाओं की बातें नहीं, इनके पीछे कौन लोग थे जो नेताओं को ट्रैप करना चाहते थे, कौन लोग थे जो अफसरों को ट्रैप किया, और अफसर कैसे इनके जाल में फंसे, ठीक बात, और अफसरों ने कैसे इनके जाल में फंसकर। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है पैगवार साहब, सबसे गंभीर बात यह है, जब हमने पिछली बार भी इन पर चर्चा की थी तो सबसे गंभीर बात यह है कि नियुक्तियों में, प्रोजेक्ट्स में, ट्रांसफर में, कई सारी जगह पर दबाव के लिए अगर इनका इस्तेमाल हो रहा था तो मामला फेयर नहीं था। जो होना चाहिए उससे अलग हटके अननेचुरल तरीके से दबाव बनाकर ये काम अगर हुए हैं तो जनता का अल्टीमेट नुकसान हुआ है। अब्बास हफीज़ साहब भी हमारे साथ में जुड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हफीज़ साहब, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे बड़ी बात यह कि जिस सीडी को कहीं कोई फैब्रिकेट तो नहीं है, कहीं कोई झूठ इसमें तो नहीं है, अब ये क्लियर हो गया कि ये सच है। अब क्या उम्मीद आप करते हैं, कांग्रेस क्या उम्मीद करती है? क्योंकि इसमें प्रेशर है, जैसा हम सुन पा रहे हैं पैगवार साहब की बातों से इतना तो स्पष्ट है कि अभी भी प्रेशर बहुत है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो आप ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को जो चीज़ हनी ट्रैप नाम की जो थी, जो मध्य प्रदेश को एक लंबे अरसे से खोखला कर रही थी। मध्य प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था, मध्य प्रदेश में ठेके मिल रहे थे ऐसे लोगों के दबाव के अंदर। ये सब कब हो रहा था, ये सबको मालूम है। हमारी सरकार आई मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस सरकार, भले ही 15 महीने वो रही लेकिन वरदान साबित हुई। इन सारे इस तरह की चीज़ों को बंद कराने के लिए, उनकी जाँच शुरू कराने के लिए आगे कदम बढ़ाया। भले ही उसके लिए हमको सारी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हनी ट्रैप के मामले हो, दूसरे मामले हो, मैंने आपके चैनल पे भी उस वक्त कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी तो हमने कहा था कि हमने बहुत सी जांचें शुरू करी थी जिसके अंदर बहुत से लोग बेनकाब होने वाले थे और उनको बेनकाब होने से बचाने के लिए बीजेपी ने हमारी सरकार को ही गिरा दिया। अगर बीजेपी इतनी निष्पक्ष होती तो शायद बहुत पहले ये चीज़ें मध्य प्रदेश के अंदर होती भी नहीं और इनसे पहले इनको रोक दिया जाता। लेकिन सत्ताधारी दल कौन था, किसके जरिए से ठेके मिल रहे थे, ये
ये सबको मालूम है। आज सबसे बड़ी बात ये भी है, जो मैं सुन रहा था वकील साहब की, और इस पर जो तमाम लोग सहमत हैं, मैंने उस वक्त एक मुद्दा भी उठाया था और हमारे ही गृह मंत्री महोदय से मैंने बात भी की थी और मेरी चिट्ठी सब जगह चली हुई थी जब मैंने मांग की थी कि जो नाम अधिकारी मंत्रियों के जो नाम हैं वो सार्वजनिक किए जाएं। गृह मंत्री महोदय ने मुझसे कहा था कि जांच का विषय है और जांच में ये सब जुडिस भी है पूरा मैटर, तो अभी ये सार्वजनिक करना उचित नहीं है। तो बात उनकी ठीक थी, लेकिन आज भी मैं ये कहता हूं कि जितने गुनाहगार वो महिलाएं हैं उतनी गुनाहगार उसके साथ जो उनमें जो लोग लिप्त थे, जो अधिकारी हों या कोई भी हों, वो लोग भी उतने ही बराबर के गुनाहगार हैं और उनको भी सज़ा जल्द से जल्द मिले तो ये अच्छा रहेगा और जांच फास्ट ट्रैक में हो, फास्ट ट्रायल चले और सारी की सारी चीज़ें सामने आएँ। लेकिन आपको खुद समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति इस मुद्दे ने हिला दी थी और हमसे लोगों ने कहा भी था कि आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है, आपने एक ऐसा जांच शुरू करी है जिसके परिणाम जो है वो आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत ही बड़ा काम खोल दिया है जिसके अंदर लिप्त जो लोग हैं वो इससे पहले ही इसको रोकना चाहेंगे। और जो सीडीज उसके अंदर जब एक सीडी जब ये सच मानी जा रही है आपके हिसाब से जो आप बता रहे हैं एफएसएल की रिपोर्ट जो है, तो उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के एक बहुत ही खास अफसर जो थे जो मध्य प्रदेश के अंदर मतलब ब्लू आइड उनके ऑफिसर थे, उनका नाम आया था और उनके एक अखबार ने पूरा का पूरा छाप भी दिया था उनका सारा अंश भाग जो उसमें था उस सीडी के अंदर। उसमें जनसंपर्क से जुड़ा हुआ क्या क्या सारी चीज़ें थी वो सबको मालूम है। तो इसको किसके शासनकाल में हुआ और किसके शासनकाल के अंदर इसको खोला गया ये जनता ने देखा और उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग उसमें लिप्त हैं वो बराबर के गुनाहगार हैं। मैं या धर्मेंद्र भाई भी उनकी तरफदारी नहीं करेंगे, बल्कि धर्मेंद्र पेगवार जी ने तो एक बड़ा अच्छा लेख भी लिखा था, मुझे अच्छे से याद है, इनके अखबार के अंदर उस वक्त मैडम मेम साहब करके, और वो उसमें सारी चीज़ें बहुत खुल के लिखी थी। तो ये जो उसमें लिप्त थे वो भी बराबर ही गुनाहगार हैं, उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई। वकील साहब शायद इसमें कोई बात कहना चाह रहे हैं। गुर्जर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पुनीत भाई, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि दोनों मेरे साथीगण जी, मेरे दोनों साथीगणों ने बहुत अच्छी बात कही कि सब पे कार्रवाई होना चाहिए, पर इस पूरे मामले को एक सिंडिकेट के रूप में एसआईटी ने इस्तेमाल किया और एसआईटी ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सारे दस्तावेज जुटाने के बाद एसआईटी ने सारे सफ़ेद पोस्ट लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उनसे बड़ा मोटा धन लिया गया। आज तक एक भी फरियादी के रूप में किसी नए नाम का खुलासा नहीं किया गया, सिर्फ हरभजन सिंह का नाम आया और आज तक हरभजन सिंह पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए मैं इस पर भी बात करूंगा, मैं इस पर भी बात करूंगा जो तथ्य आपने सामने रखा है। लेकिन इतना तो तय है कि जनता के हक की कमाई इस पर डाका डालने में और अनवांटेड फेवर लेने में और अनएथिकल तरीके से काम करने में ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, इसमें कतई कोई शंका नहीं थी। अब ये सच क्या सामने आएगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस आधार पर सारी बातें हो रही थी वो फैब्रिकेटेड नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये अभी तक का सच है। अब्बास साहब, आपने सरकार में रहते हुए 15 महीने के दौरान कई सारे कैंपेन चलाए। अब्बास साहब सुन पा रहे हैं मुझे? कांग्रेस पार्टी ने सरकार रहते हुए कई सारे कैंपेन चलाए, शुद्ध के लिए युद्ध वाला अभियान चलाया, इसके बाद माफिया पर एक्शन लिया, इसके बाद में फिर ये हनी ट्रैप केस की बात सामने आई। लेकिन अब सरकार कहती है कि तब सारी मुहिम चलाई ज़रूर, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं मिला, असल मुहिम तो हम अब चला रहे हैं। चलिए, अब सरकार बदल चुकी, अब आप विपक्ष में आ चुके हैं, अब ये बातें जो सीडी के संदर्भ में सच पाई गई हैं, क्या उम्मीद करता है विपक्ष, क्या उम्मीद पड़ती कांग्रेस पार्टी, क्या वो सारा सच सामने आएगा? क्योंकि इसमें रैकेट में केवल राजनेता नहीं बताए जाते हैं, बल्कि आरोपों के घेरे में कई अधिकारी अफसर भी हैं, एक पूरा नेटवर्क है जिसमें कई विभागों में लोग फैले हुए हैं। तो उम्मीद क्या करते हैं आप? देखिए पुनीत जी, जब तक भारत देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है, कानून हमारा बड़ा मजबूत है, संविधान हमारा बड़ा मजबूत है, और कोई आरोपी होता है वो कितना ही भाग लेता है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब वो भारत का कानून उसको सलाखों के पीछे भेज के ही दम लेता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब हम सत्ता में रहे, हमने 15 महीने में जो सीडीज हमें बरामद हुई, आप ये देख लीजिए कि एफएसएल ने हमारे सुशासन के ऊपर और हमारी निष्पक्षता के ऊपर प्रमाण लगाया है, जो आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है कि एफएसएल ने उनसे ये कहा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हमारे पास, हमारे प्रशासन के पास था, अगर हम चाहते तो शायद बहुत कुछ और कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम निष्पक्ष लोग हैं। हम सत्ता में आए, निष्पक्षता कैसे आता है? कमलनाथ जी का चेहरा निष्पक्ष चेहरा था, एक ऐसा प्रशासक मध्य प्रदेश ने देखा। तो अब तक तो ये है, लेकिन आगे अब जांच किस तरफ जाएगी
उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल के तौर के रूप में पूरी तरह से निरंतर नजर बना के रखेगी और इसके बाद न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले वो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि छेड़छाड़ हो या हमें ऐसा लगता है कि ये निष्पक्षता नहीं है तो हम मुद्दा उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, लोकतांत्रिक ढंग से उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और तेज जांच हो और जो जो इसमें दोषी हो, ये पूरा सिंडिकेट और इसके साथ जो भी इसमें लिप्त नेता और जो प्रशासन के लोग थे वो हैं, वो सामने आए। बिल्कुल आपने ठीक कहा और माननीय कोर्ट से सबकी उम्मीद है, माननीय कोर्ट पर सबकी आस्था है, माननीय अदालतों ने जिस तरीके के निर्णय दिए हैं अंत तो गतवा सबका हश्र, अगर कहीं अपराध हुआ है तो गलत हुआ है तो उसका ज़रूर अंजाम मिला है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ फिर आपके पास आता हूँ गुर्जर साहब। पैगवार साहब, चूंकि इस पूरे मामले में अकेले सफ़ेद पोश नहीं है, इसमें बहुत बड़े सिंडिकेट के अंतर्गत अधिकारियों का भी एक समूह बताया जाता है, कतिपय ऐसे लोग जो पावर में कोई भी रहे, सत्ता पक्ष में कोई भी रहे, लेकिन ये जो वर्ग है, क्या ये वर्ग इस जांच को प्रभावित नहीं कर पाएगा या सही तरीके से जांच को आगे बढ़ने देगा? इसमें लोगों के मन में कई सवाल उठते रहे, आपको क्या लगता है? देखिए, जब ये मामला उजागर हुआ तभी से ये बात बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश वल्लभ भवन में बैठने वाले बहुत सीनियर अधिकारी और पुलिस मुख्यालय के भी कुछ अधिकारी जो आईएएस और आईपीएस दोनों इसमें पिछले लंबे समय से शामिल थे और कुछ राजनेता भी शामिल थे और दोनों दलों के राजनेता शामिल थे। अफसरों ने एसआईटी 3 बार बदलवाई, उनकी पसंद के अफसर नहीं आए, कुछ और गड़बड़ियाँ हुई या गड़बड़ी करने की कोशिश की गई और आखिर में ये हुआ कि सिर्फ हरभजन और ये 5-7 महिलाएं, इनके अलावा कोई दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वकील साहब बार बार बोल रहे हैं कि कोई फरियादी सामने नहीं आ रहा है। भाई, कोई फरियादी कैसे सामने आएगा? जो लोग इनके साथ शामिल थे वो तो मुँह छुपाकर घूम रहे हैं और सब कुछ पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरा मामला कोर्ट में और कोर्ट की निष्पक्षता पर निर्भर करता है कि ऐसे लोग समाज के सामने आए जो व्यभिचारी हैं, जो दुराचारी हैं और व्यभिचार और दुराचार के साथ साथ जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एक सिंडिकेट बनाकर दुराचार किया, भ्रष्टाचार लेकिन किया। पैगवार साहब, जांच जो है जिन टीमों को करनी है उनके ऊपर जो सुपीरियर, उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके और ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, आप जिन जगहों का नाम ले रहे हैं वो आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ शख्स समझ रहा है, सुन रहा शख्स समझ रहा है कि वो किस स्तर के लोग हैं, तब फिर इन सारी बातों को लेकर कई प्रश्न जरूर उठते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि आपकी हमारी बाध्यता है, हम उनके नाम नहीं ले सकते, नाम उनके नाम सामने ला सकते। अखबार ने निश्चित तौर पर इंदौर के एक शांतिकालीन अखबार ने इसकी शुरुआत की थी। उसने कुछ सफ़ेद पोस्ट लोगों के नाम, अफसरों के नाम उजागर किए थे, कुछ ऑडियो क्लिप को बताया था, लिखा था। उसका क्या असर हुआ था वो हालांकि किसकी सरकार में हुआ है, मैं राजनीतिक उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। और अब दूसरी सरकार बदल गई है मध्य प्रदेश में। इसके बाद भी हनी ट्रैप के मामले में कोई बहुत तेजी नहीं आई है, एसआईटी बहुत तेजी से काम नहीं कर रही है, अफसरों के बयान नहीं हुए हैं, जबकि जो लोग उस सीडीओ में, उन ऑडियो में, उन वीडियो में दिख रहे थे, उन अफसरों से कोई पूछताछ नहीं हो पाई है। जी वकील साहब, आप इस पूरे मामले पर सबसे क्लोजली आप काम कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या अप्रोच होना चाहिए, जिसकी उम्मीद आप वकील के नाते भी करते हैं और एक नागरिक के नाते भी करते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी के नाते भी करते हैं? जी पुनीत भाई बिल्कुल, मध्य प्रदेश के निवासी के नाते पहले तो मैं चाहता हूं कि जितने सफ़ेद पोश है सब सामने आए, और वकील होने के नाते मैं चाहता हूं कि तुरंत ट्रायल शुरू हो। एसआईटी ने इस मामले में साल भर से ज़्यादा लगा दिया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस न्यायालय के सामने लाने में। वो चाहते नहीं कि प्रकरण आगे बढ़े, लोगों के नाम सामने। एसआईटी को डर है कि हमने जो माल ले लिया लोगों से, हमने जो पैसा लिया है, उन लोगों का नाम दबाने के वो नाम सामने आ जाएंगे। तो जब तक एसआईटी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें नहीं प्रोड्यूस करेगी, न्यायालय को प्रोड्यूस नहीं करेगी, एसआईटी को डर है, इसलिए वो हाईकोर्ट चली गई, उन्होंने वहाँ से स्टे ले लिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आपने एसआईटी पर भी गंभीर बातें कही हैं, तो आपने ये तमाम बातें आगे भी रखी होंगी।
तर्कों में भी रखी होंगी। बिल्कुल, मैंने न्यायालय में भी कही ये बात। क्यों, आपको डर किस बात का है? यदि एसआईटी को डर है तो किस बात का डर है? उन्हें दस्तावेज देने में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मुझसे जब्त किया है वो मुझे देने में क्या डर है आपको? ब्लैकमेलिंग करता कोई व्यक्ति तो आप अपराध पे निरंकुशता लगा सकते हैं, सक्षम है। न्यायालय का काम नहीं जांच एजेंसी का काम है न्यायालय को लाके एविडेंस देना, पर जांच एजेंसी किसी को पिक एंड चूज कर सकती है, ये गलत है। जो एविडेंस आए रिकॉर्ड पे उसके आधार पे फरियादी आरोपी बनाए। चलिए ठीक है, अब इस पूरे मामले में एसआईटी किस तरह काम करती है? अपराध भोपाल में चल रहा है, भोपाल न्यायालय में। ठीक बात है, एसआईटी कितनी तेजी से काम करती है, एसआईटी कितनी तेजी से जांच कुछ करती है, अधिकारियों के नाम कितनी निष्पक्षता से काम होने दिया जाता है, क्योंकि सरकार जी सरकार बदलने के बाद से अभी तक हम सत्ता पक्ष का दावा कई दफा सुन चुके हैं कि हर मामले में पूरी ट्रांसपेरेंसी है और हर मामले में हम अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में यकीन करते हैं। तो वो सिस्टम भी कितना काम करता है, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, न्याय व्यवस्था में हर एक भारतीय का अगाध विश्वास है। ये हम देखते हैं कि कब तक ये हो पाता है इस केस में, कब न्याय मिल पाता है और कब पूर्ण सत्य सामने आ पाता है। बहुत धन्यवाद पूरे पैनल का जुड़ने के लिए। नमस्कार।